नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी अमृत की मौत का 5वां अध्याय। लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। थाना वहां से अधिक दूर नहीं था और थाने की जाते समय ब्योमकेश ने कहा, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि इंस्पेक्टर सुखमय कितना दुष्ट आदमी है? उसने सब लोगों के सामने अपने वर्दीधारी सिपाही को भेजा है ताकि ऐसा कोई भी नहीं बचे जिसे इस बात का पता न चल जाए कि हमारा पुलिस वालों के साथ संबंध है। लेकिन वह आपको क्यों बुला रहा है? शायद अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हम दोनों ने जैसे ही थाने में कदम रखा, थानेदार सुखमय के मुंह से शहद टपकने लगी। स्वागतम ब्योमकेश बाबू, स्वागतम अजीत बाबू, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए। ब्योमकेश बाबू, मैं तो आप ही के पास आने वाला था, लेकिन आप स्वयं आ गए हैं। हे यह अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आपके दिमाग की दाद देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा था, उसकी हत्या सचमुच गोली मारकर की गई थी। थानेदार ने रिपोर्ट ब्योमकेश को थमा दी। यह सुखमय बाबू भी बड़े विचित्र प्राणी है। हमें ऐसे अनेक आदमियों से अपने काम के सिलसिले में मिलना पड़ा है और हमने उनकी कई बार प्रशंसा भी की है, लेकिन उनसे प्यार तो कभी नहीं किया। ऐसे लोग केवल पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि गोली उसके शरीर में ही पाई गई थी। कहाँ है वह? यहाँ मेरे पास है। एक नंबर युक्त डिब्बे से शीशे का एक टुकड़ा निकालकर सुखमय बाबू ने ब्योमकेश को थमा दिया। ब्योमकेश बाबू ने उसे अपनी हथेली पर रखकर कुछ देर तक देखा। उसके बाद सुखमय से पूछा, आपने इससे क्या अनुमान लगाया? यह किसी पिस्तौल अथवा रिवॉल्वर की गोली है, सुखमय बाबू ने उत्तर दिया। क्या इसमें भी अनुमान लगाने वाली कोई चीज है? सचमुच अनुमान लगाने की बात है, ब्योमकेश ने दावा किया। यह गोली दर्शाती है कि यह 38 ऑटोमेटिक से निकली है, जिसे युद्ध के दौरान अमरीकी सैनिक प्रयोग करते थे। इसलिए ब्योमकेश रुक गए। इसलिए जिस आदमी ने अमृत की हत्या की, उसके और जिस आदमी को आप खोजते हैं यहाँ आए हैं, उसके बीच कोई संबंध है? सुखमय बाबू ने कहा। दरअसल दोनों एक ही आदमी हो सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं अभी कुछ इस बारे में नहीं कहूँगा, ब्योमकेश ने गोली वापस करते हुए प्रतिक्रिया दी। आपका काम अमृत के हत्यारे को पकड़ना है, जिसे आप आगे बढ़ाएंगे। मेरा लक्ष्य भिन्न है। सचमुच। वैसे मैंने सदानंद सूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी मैं आपको उसे दिखा दूंगा। मुझे रिपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भी केस है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं किसी बड़ी मछली की तलाश में हूँ। ये छोटी मोटी शहरियों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, सुखमय बाबू ने दावा किया। उनकी आंखों में मामूली चमक आ गई। लेकिन ब्योमकेश बाबू, जब आप बड़ी मछली को पकड़ने के लिए अपना जाल डालेंगे तो उसमें छोटी मछली भी तो फंस जाएगी। मुझे अपना जाल अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जा रहे हैं? अच्छा, तो नमस्कार। हम वहां से चले आए। ब्योमकेश मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। इस थानेदार की मक्कारी की कोई इंतहा नहीं थी। फिर भी मजाकिया लहजे में कही गई बातों पर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते हैं। अभी ज़्यादा धूप नहीं हुई है, चलो चावल मिलों की ओर एक चक्कर लगाकर आते हैं, ब्योमकेश ने मुझे सुझाव दिया। सड़क के रास्ते पैदल विश्वनाथ चावल मिल तक जाने में हमें केवल 5 मिनट लगे। वह 2 एकड़ क्षेत्र में फैली काफ़ी बड़ी मिल थी। मिल के परिसर में कटीली तारों की 4 दीवारी बनाई गई थी। मुख्य द्वार से मिल के अंदर प्रवेश करने पर मुझे एक गोरखा चौकीदार मिला। मिल के विशाल प्रांगण में चारों ओर पक्के रास्ते बने हुए थे। प्रांगण के आगे बाईं ओर एक विशाल भंडार था और उसके पास के शेड में इंजन कक्ष था। उससे थोड़ी दूरी पर धान साफ करने के लिए नालीदार टीन का एक बरामदा बना हुआ था। उसके दाहिनी ओर गोदाम था। उसी पंक्ति में कार्यालय और कर्मचारियों के कमरे बने हुए थे, जिसमें एक कमरा मिल के मालिक का था। प्रातःकालीन गतिविधियां शुरू हो चुकी थी क्योंकि धान फटकने की आवाज़ें आने लगी थी। मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। बैलगाड़ियों और घोड़ा टांगों पर धान चावलों के बोरों की तहें लादी और उतारी जा रही थी। उस मिल के मालिक का नाम विश्वनाथ मलिक था।
थाने से उसका नाम लेने और उसे एक गुमनाम पत्र भेजने के बावजूद अभी तक हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सके थे। उनके पास गोरखा से संदेश भिजवाने के बाद हमने मिल में प्रवेश किया। ऑफिस में पहुंचने पर हमें पता चला कि विश्वनाथ बाबू वहां नहीं थे। वहां पारंपरिक गद्दियों पर एक युवक बैठा काम कर रहा था। उसकी नजरें बही खातों पर टिकी थी। क्या चाहिए आपको? क्या विश्वनाथ बाबू अंदर है? हम लोग यहाँ पुलिस की ओर से आए हैं। उसने चौकन्ना होते हुए फुर्ती से उत्तर दिया। कृपया अंदर आइए। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। मालिक मिलके काम का निरीक्षण कर रहे हैं। वे किसी क्षण यहाँ आ सकते हैं। क्या मैं उन्हें बुलाने के लिए संदेश भेजूं? कमरे के आधे फर्श पर बिछे गद्दे पर हम बैठ गए और सच कहूं तो पुराने जमाने के गद्दे आजकल के सोफे और कुर्सियों से अधिक आरामदेह थे। एक मोटा सा मसनद अपनी ओर खींचते हुए ब्योमकेश ने कहा, अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 2-4 प्रश्न करने हैं जिनके उत्तर तुम भी दे सकते हो। शायद तुम यहाँ हिसाब किताब देखने वाले मुनीम हो। क्यों? उस आदमी ने संदिग्ध रूप से अपने हाथ मलते हुए कहा, हाँ, मैं मुख्य लेखापाल चीफ अकाउंटेंट हूँ। आपके इस सेवक का नाम नीलकंठ अधिकारी है और आप ब्योमकेश बख्शी हैं। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नीलकंठ ने अपनी आंखें चमकाते हुए उन्हें आदर से देखा। ऐसे अनेक लोग हैं जिनका दिल पुलिस का नाम सुनते ही द्रवित हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे लोग ब्योमकेश बख्शी का नाम सुनते हैं तो उनकी भावनाएं बाढ़ के पानी की तरह हिलोरे लेने लगती हैं। सामान्यतः वे शांत नहीं रह पाते हैं। नीलकंठ अधिकारी भी उन्हीं लोगों में से एक था। उसके हाव भाव से प्रतीत होता था कि ऐसा कोई काम नहीं था जो वह ब्योमकेश के लिए ना कर सकता हो। वह प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वह बिना पूछे भी कई प्रश्नों के उत्तर दे सकता था। आप काफ़ी अनुभवी आदमी दिखाई देते हैं, ब्योमकेश ने कहा। क्या आप यहाँ मिलकर सारा काम स्वयं देखते हैं? संकोचपूर्वक अपना हाथ मलते हुए नीलकंठ ने कहा। मालिक भी काफ़ी काम देखते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। क्या विश्वनाथ बाबू यहाँ नहीं रहते हैं? वे यहाँ रहते हैं, लेकिन जब अधिक काम नहीं होता तो वे कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चले जाते हैं। मालिक का परिवार कलकत्ता में रहता है। मैं समझ गया। वे कितने दिनों से कलकत्ता नहीं गए? लगभग 1 महीने से। आजकल यहाँ बहुत काम है। अति उत्तम। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। क्या तुम बाघमारी गांव के युवक अमृत को जानते थे, जिसकी अभी हाल ही में हत्या हुई थी? जी हाँ, मैं उसे जानता था, नीलकंठ ने उत्सुकतापूर्वक उत्तर दिया। अमृत कई बार काम पाने के लिए मालिक के पास आता रहता था। लेकिन क्या तुम सदानंद सूर को भी जानते थे? आज सुबह मैंने सुना कि सदानंद बाबू पिछली रात एक बम विस्फोट में मारे गए थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वह यहाँ नियमित तौर पर आते रहते थे। वह यहाँ किस उद्देश्य से आते थे? उद्देश्य? वह मालिक के बहुत करीबी व्यक्ति थे। वह यहाँ कभी भी आकर बैठ जाते थे और कुछ धूम्रपान करने के बाद मालिक से बातें करते थे। उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। लेकिन नीलकंठ खामोश हो गया। इसका मतलब वह एक प्रकार से संदेशवाहक थे, लेकिन किसके? उन्होंने मालिक से लगभग 10 दिन पहले कुछ पैसा उधार लिया था। सचमुच? कितना पैसा? 500 रुपये। क्या उन्होंने पैसा उधार लेने के बाद कोई रसीद लिखी थी? नहीं। मालिक सदानंद बाबू पर बहुत विश्वास करते थे। बही खाते में वह रकम उनके नाम ऋण के रूप में लिखी गई थी। वह पैसा शायद डूब गया। नीलकंठ ने व्यथित मन से सिर हिलाया। ब्योमकेश अपनी हथेली पर चेहरा टिकाए कुछ देर तक विचार मग्न रहे। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर उनकी तंद्रा टूटी। मैंने यहाँ ढेर सारे घोड़े देखे हैं, उन्होंने अपनी आंखें उठाते हुए कहा। क्या वे सभी घोड़े आपके हैं? जी हाँ, वे सारे घोड़े हमारे ही हैं, नीलकंठ ने बड़े उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। मालिक को घोड़े से बहुत प्यार है। हमारे पास कुल 9 घोड़े हैं। सचमुच? इतने सारे घोड़ों का यहाँ क्या काम है? क्या वे तांगे खींचते हैं? जी हाँ, वे तांगे भी खींचते हैं। इसके अलावा मालिक खुद भी इन पर सवारी करते हैं। अपनी जवानी के दिनों में वह एक जॉकी का काम करते थे। नीलकंठ? हमारे पीछे कहीं से नीलकंठ के मुंह पर घोड़े की चाबुक जैसी आवाज पड़ी। वह भयभीत होकर खामोश हो गया, जबकि हम दोनों ने उसकी ओर अपने सिर घुमाए। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। वह नाटा और पतला था। उसके सूखे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें थीं। हालांकि उसने अपने शरीर पर बिना बाजू की कमीज और छोटी पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उसके शरीर में कोई विकलांगता नहीं थी।
उसके पैर धनुष के समान टेढ़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह आदमी उस मिल का मालिक और भूतपूर्व जॉकी विश्वनाथ मलिक था। विश्वनाथ मलिक ने एक बार भी हमारी ओर नहीं देखा। वह लगातार नीलकंठ को एकदम घूरे जा रहा था। उसने कमरे के अंदर कदम रखते हुए नीलकंठ से कहा, जल्दी करो, स्टेशन पहुंचाने वाला सामान तैयार है, उसे जाकर देखो। नीलकंठ किसी चाबुक लगे घोड़े की तरह घूट निकलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। विश्वनाथ मलिक हमारी ओर मुखातिब हुए। उनके चेहरे पर मिल मालिक होने की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नीलकंठ बड़ा बातूनी है। क्या वह आप लोगों को मेरे भूतपूर्व जॉकी होने की कहानियां सुना रहा था? आपके जॉकी होने का विषय घोड़ों के बारे में हुई चर्चा के दौरान उठा था, व्योमकेश ने कहा। हर एक आदमी अपने दुखद अतीत को भुलाने की कोशिश करता है, विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं व्यथित नहीं हूँ। इसके विपरीत मुझे अपना जॉकी वाला व्यवसाय छोड़ने का दुख है। यदि मैं घुड़सवारी नहीं छोड़ता तो अब तक शायद खेम सिंह या खाड़े बन चुका होता। खैर, आप लोग इसके बारे में चिंता मत कीजिए। आप व्योमकेश बाबू हैं ना? क्या आप यहाँ सदानंद सूर की हत्या के मामले में पूछताछ करने आए हैं? चलिए आपके साथ अपने चैम्बर में बैठकर बात करता हूँ। बीशू मलिक का कक्ष बड़ी सफाई से आधुनिक शैली में सजाया गया था। उसमें एक मेज और अनेक कुर्सियां लगी थीं। हम लोगों के बैठ जाने के बाद उन्होंने अपनी मेज की दराज से सिगरेट का एक डिब्बा निकाला। बीशू मलिक देखने में बेशक दुबले पतले थे, लेकिन उनके व्यवहार से प्रतीत होता था कि वे अत्यंत आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। यह समझना भी कठिन नहीं था कि उनकी शक्तिशाली बुद्धिमत्ता उनकी आंखों में चमक रही थी। हमारी सिगरेट जलाने के बाद उन्होंने अपनी सिगरेट सुलगाई और मेज के पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं आपके संताल गोला आने का कारण जानता हूँ व्योमकेश बाबू, उसने कहा। शायद यहाँ का हर एक आदमी यह बात जानता है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नीलकंठ मेरे बारे में आपको सब कुछ बता चुका है। यदि आप मुझे हथियारों के मामले में संदिग्ध मानते हैं तो आप मेरी मिल की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तलाशी लेने के बारे में हम बाद में बात करेंगे, व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल तो आप मेरी एक बिंदु पर मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा शांत कीजिए। आपने अपने जॉकी का पेशा छोड़कर यह मिल शुरू क्यों की? और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके लिए जॉकी का पेशा बड़ा लाभप्रद था। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह लाभप्रद है, लेकिन जॉकी के जीवन में अनेक नियम होते हैं व्योमकेश बाबू। आपका वजन ना बढ़े, इसके लिए आपको आधे पेट भोजन करना पड़ता है। उसके अतिरिक्त भी कई मजबूरियाँ हैं। वह मेरी चाय की तरह सरल नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले मैंने यह मिल अपनी बचत के धन से खोली थी। अब मेरा काम आसानी से चल रहा है और आमदनी भी बुरी नहीं है। लेकिन आपको घोड़ों के प्रति अपना प्यार नहीं त्यागना चाहिए था, व्योमकेश ने अनुक्रिया की। मैं समझता हूँ कि आपके पास अब भी यहाँ अनेक घोड़े हैं। जी हाँ, विशु बाबू ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। मैं घोड़ों से प्यार करता हूँ। उनके समान कोई अन्य जानवर इतना समझदार और स्वामी भक्त नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सचमुच कोई सच्चा साथी चाहिए तो उसे कुत्तों की बजाय घोड़ों से दोस्ती करनी चाहिए। आपकी बात सही है, व्योमकेश मुस्कुराए। मैं भी कुत्तों की बजाय घोड़ों को अधिक तरजीह देता हूँ। घोड़े विभिन्न रंगों में मिलते हैं, लाल, सफ़ेद, काले। यद्यपि हमारे देश में सफ़ेद अथवा काले घोड़ों की अपेक्षा लाल घोड़े अधिक पाए जाते हैं। संताल गोला को ही ले लीजिए, यहाँ अनेक घोड़े हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी सफ़ेद या काला घोड़ा नहीं देखा। आप ठीक कह रहे हैं, विशु बाबू ने कहा। यहाँ आसपास एक भी सफ़ेद घोड़ा नहीं है, परंतु वास्तव में एक काला घोड़ा जरूर है। वह बद्रीदास मारवाड़ी का घोड़ा है। बद्रीदास, यह कौन है? यहाँ एक अन्य चावल मिल भी है जिसके मालिक बद्रीदास गिरिधर लाल हैं। उनके पास अनेक घोड़े हैं जिनमें एक काला घोड़ा भी है। व्योमकेश ने अपनी सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ी। तो यहाँ आसपास एक काला घोड़ा है, उन्होंने अनिच्छापूर्वक कहा, मानो उनकी उत्सुकता समाप्त हो गई हो। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। जो सूचना मुझे आपके कर्मचारी से पहले ही मिल चुकी है, उसके बारे में आपसे दोबारा पूछताछ करके मैं अपना समय नहीं नष्ट करने वाला। आपने सदानंद सूर की मृत्यु के बारे में तो सुना ही होगा। इत्तेफाक से उस समय मैं बागमारी में ही था। बड़ी भयानक मौत थी वह। मुझे बताया गया था कि उनकी मौत एक बम विस्फोट में हुई थी, विशु बाबू ने कहा। क्या आपने उसे देखा था? मौत के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करने के बाद व्योमकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब वह केवल सदानंद सूर की मौत का ही मामला नहीं रह गया है, बल्कि उसमें बम का मामला भी जुड़ गया है, जिसकी संपूर्ण जांच की जानी चाहिए।
आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप इस मामले में मेरी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? आप यहाँ काफ़ी लंबे समय से रहते आए हैं। आपको यहाँ के जरे-जरे की जानकारी है। आप यहाँ तब भी थे जब अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ अपना पड़ाव डाला था। क्या आप मुझे उन लोगों के नाम बता सकते हैं जो बार-बार उनके शिविरों में जाते थे? वीशु बाबू ने कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचा। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं यह तो नहीं कह सकता कि कोई अमेरिकी सैनिकों के शिविर में बार-बार जाता था कि नहीं, लेकिन सैनिकों को हर जगह देखा जा सकता था। वे लोग अत्यंत मिलनसार थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मिल का भी कई बार दौरा किया। क्या उन्होंने कभी आपको अपने हथियार बेचने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, वीशु बाबू ने फीकी मुस्कान के साथ बताया। एक सार्जेंट ने मुझे अपनी पिस्तौल बेचने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं खरीदा। संभव है आपने ना खरीदी हो, लेकिन किसी अन्य ने तो अवश्य खरीदी होगी। प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति कौन था? क्या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं? कतई नहीं। यदि मुझे कोई अंदाजा होता तो मैं आपको पहले ही सूचित कर देता। व्योमकेश बाबू। व्योमकेश कुछ देर तक खामोश होकर सोचते रहे। एक बात और, आपके विचार से संतालगोला जैसी छोटी जगह में कोई इतने घातक हथियार कहाँ छिपा सकता था? अपनी आंखें बंद करके उन्होंने कुछ देर और सोच विचार किया। इसके बाद वीशु बाबू ने उत्तर दिया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हथियार अभी संतालगोला में ही है? लेकिन मेरे विचार से ऐसा मामला नहीं है। मान लेते हैं कि वे यहाँ है। अच्छी बात है, लेकिन मुझे शस्त्रों के आकार अथवा बंदूकों के बमों के आकार की कोई जानकारी नहीं। किसी गुप्त स्थान की जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? और मैं उसे किस तरह पहचान सकता हूँ? यदि पुलिस यहाँ के प्रत्येक मकान और प्रत्येक गोदाम, हर एक चावल मिल की तलाशी ले, तो संभव है कि उसे उन्हें खोज पाने में सफलता मिल जाए।